विनय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का मैं विनय थानवी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। एग्जिट पोल के बाद आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं वरिष्ठ साहित्यकार एवं राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र जी जोशी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे बीकानेर की 7 विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार से रिजल्ट आने की संभावना है, ये जानना चाहेंगे जोशी जी से। सर, आप हमें बताएं कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र में इस बार तीनों पार्टियों ने, आरएलपी ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो आरएलपी फैक्टर को आप किस प्रकार देखते हैं और आपको क्या लगता है? देखिए, बीकानेर ज़िले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और 7 विधानसभा क्षेत्र में आपने शुरुआत ठीक की है कि सबसे हॉट सीट कोलायत की बनी हुई है, क्योंकि एक तो 3 पीढ़ियाँ वहाँ चुनाव लड़ रही है। साथ ही साथ हॉट इसलिए भी है कि बीजेपी ने तीसरी पीढ़ी पे दांव खेला है और वो पहले 2 चुनाव यहाँ से लूज कर चुकी हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से इस बार इन्होंने लक्ष्य बना करके, जहाँ एक और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भी दोस्ती की है, हमारे सामने उनकी आई, उनकी पुत्रवधू का टिकट वापस दे करके और उनकी तीसरी पीढ़ी को टिकट दिया गया। 10 साल वो मूल राजनीतिक सत्ता से दूर थे। एक तरफ भंवर सिंह भाटी हैं जो विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ एक फैक्टर और है इस बार जो मुझे लगता है कि बहुत निर्णायक वोटों पे सेंध लगाएंगे, वो है आरएलपी। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आरएलपी ने जो कैंडिडेट दिया है वो सामान्य कैंडिडेट नहीं है। एक तो वो राजनीतिक घराने से आते हैं, दूसरा उनका भी लंबा अनुभव है, तीसरी वो उसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वो मड़ गांव के रहने वाले हैं। और वे इन तीनों के बीच में, जहाँ आप देखिए कि अनुसूचित जाति के वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, इस ध्रुवीकरण में जो परंपरागत वोट तो कांग्रेस के माने जाते हैं, लेकिन वे देवी सिंह भाटी, कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि आरएलपी के रिश्ते, जब आपको ध्यान होगा कि सरदार शहर में जब चुनाव हुए थे तो देवी सिंह भाटी आरएलपी के अध्यक्ष के पक्ष में गए थे, तो वो जो रिश्ता है वो रिश्ता यहाँ काम आ रहा है। ऐसे में एक तरफ विकास है, एक तरफ कद्दावर नेता हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तो कहना कई बार बहुत मुश्किल होता है कि यह चुनाव एक तरफा है। यहाँ एक तरफा चुनाव नहीं है। यहाँ आप एक चीज़ और देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे तो पूरा राजस्थान ही है कि इस बार कहीं पर भी रीपोल नहीं है। पूरे राजस्थान में ये सुखद स्थिति है। कोलायत में रीपोल नहीं होना, कोलायत में दंगा नहीं होना, झगड़ा फसाद नहीं होना, मामूली छटपुट घटनाओं को छोड़ करके यह मतदाताओं की समझदारी कहा जाना चाहिए। इस स्थिति में मुकाबला जो है त्रिकोणीय नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय है। मुकाबला अंशुमन सिंह भाटी और भंवर सिंह भाटी के बीच में है, और यहाँ जो अंतर का फासला रहने वाला है वो कम से कम 22-23 हज़ार वोटों के बीच का रहने वाला है। किसके फेवर में मतदान रिजल्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपके हिसाब से? देखिए, ये जो स्थितियां हैं, एक तरफ युवा चेहरा महेंद्र सिंह भाटी की नाम पर वोट मांगा जा रहा है, तो दूसरी तरफ भंवर सिंह भाटी जो है वो विकास पुरुष के नाम पे। अब यहाँ 2-3 फैक्टर और है, मैं आपको बता दूं बहुत संक्षेप में फटाफट। एक तो वहाँ अवैध खनन का सबसे बड़ा मुद्दा है जी, और दूसरा कोलायत के सरोवर का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर ये दोनों ही कद्दावर नेता है
भंवर सिंह भाटी और देवी सिंह भाटी ये तय कर लें कि कोलायत में हमें अवैध खनन नहीं करना है और सरोवर को तैयार करना है तो हो सकता है, लेकिन दोनों की इस मामले में इस विषय पर दोनों ही मौन हैं, क्योंकि वे लोग इन दोनों से जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना मुश्किल है कि जीत किसकी होगी। दूसरे नंबर पर हम लूणगरसन विधानसभा क्षेत्र में चर्चा करें तो दोनों ही पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने प्रत्याशी है और इसी के साथ दो निर्दलीय प्रत्याशियों ने इस बार अपना भाग्य आजमाने की प्रयास किया है। तो आपको क्या लगता है ऊंट किस करवट बैठेंगे, निर्दलीय प्रत्याशी अपना कितना प्रभाव छोड़ेंगे? देखिए विनय जी, लूणगरसन में रोचक मुकाबला है, क्योंकि एक तरफ पूर्व गृह मंत्री हैं जिन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी है, दूसरी तरफ वो निर्दलीय है जो पिछली दफ़े अच्छे वोट लेके गया था प्रभु सारस्वत जी, और तीसरी तरफ वर्तमान विधायक है सुमित गोदारा, और कांग्रेस ने युवा चेहरे पर दाव खेला है। अब यहाँ कहने को ये भी आ रहा है कि जो कांग्रेस ने राजेंद्र मूड पे दाव खेला है वो अशोक गहलोत खेमे से नहीं है जी। इसलिए अशोक गहलोत साहब जो है वो उनका राजनीतिक जो योग्यता है वो बहुत ऊंचे लेवल की है, तो वे कई तरीके के खेल खेलते रहते हैं। जिस तरीके से आपने देखा 2018 में कि 11 निर्दलीय जो है वो ये कहने को आतुर थे कि हम अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होता है तो हम सपोर्ट दे सकते हैं। माने यह है कि कहीं न कहीं वीरेंद्र बेनीवाल पर अशोक गहलोत जी का वरदस्त भी है, और दूसरी तरफ यह कहा जाता था कि सुमित गोदारा कमज़ोर कैंडिडेट साबित होंगे, लेकिन राजेंद्र मूड को टिकट मिलने के बाद सुमित गोदारा की वो बातें कम हो गई। अब मुझे जहाँ तक इस रोचक मुकाबले में ये लगता है कि सुमित गोदारा और वीरेंद्र बेनीवाल की टक्कर है एक तरफ, तो दूसरी तरफ राजेंद्र मूड और प्रभु सारस्वत की टक्कर है, और वहाँ पे लगभग 2 लाख के लगभग वोट हैं, और 2 लाख में मैं चारों को 50-60 हज़ार के वोटों का आंकलन मानता हूँ। तो यहाँ जो वोटों की जीत का अंतर है वह इन चारों के बीच में हालांकि रहेगा तो 1, 2, 3, 4, परंतु वे चारों इतने निकटतम होंगे कि आप किसी को भी कमज़ोर नहीं कहा जा सकता। यहाँ मेरी राय में निर्दलीय प्रत्याशी परिणाम ले जाएगी, निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में परिणाम जा सकता है। अपने तीसरे नंबर पर चर्चा करें, डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में तीनों ही पार्टियों ने सेम प्रत्याशी रखे हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस बात को? देखिए डूंगरगढ़ में आपको मैं एक फैक्टर और बता दूं कि तीनों के साथ एक चौथा फैक्टर भी है। आपने देखा होगा प्रीति शर्मा जिसने ताल ठोकी है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और पूर्व विधायक जो है वो कृष्णाराम नाई उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि प्रीति शर्मा जो है वो भाजपा के वोटों के सेंध लगा रही है जी। और वहाँ जाट वोट जो है वे वहाँ 2 भागों में बंट रहे हैं। तो मुझे इस बार जो ये चतुर्थ कोणीय मुकाबला है इसमें भाजपा की मुझे संदेह नज़र आ रहा है, और डूंगरगढ़ में मंगलाराम गोदारा और फिर वही कॉमरेड के बीच में टक्कर रहेगी, और ये 3 और 4 नंबर रहेगा, और इसमें मंगलाराम भारी पड़ता दिख रहा है। चौथे नंबर पर हम चर्चा करें अगर नोखा विधानसभा क्षेत्र में, तो कन्हैयालाल जवर ने पिछले 10 वर्ष पहले की स्थिति में, अभी की स्थिति में आप कैसे देखते हैं? इस बार रामेश्वर डूडी की भी अनुपस्थिति है, मैदान में नहीं है। देखिए नोखा की स्थिति भी विचित्र बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ सिंपैथी के वोट हैं रामेश्वर डूडी के जी, दूसरी तरफ युवा प्रत्याशी जो बीजेपी ने वर्तमान एमएलए बिहारी पर
दाव खेला है। और तीसरा, कन्हैयालाल झंवर ने अपने परंपरागत वोटों पे ताल ठोकी है। लेकिन इस बार कन्हैयालाल झंवर खुद जो है वो कमज़ोर खुद को भी साबित कर रहा है। बीच में तो यहाँ तक भी आया था कि कन्हैयालाल झंवर ने रामेश्वर डूडी के पक्ष में अपने आप को समर्थन दे दिया, फिर उन्होंने खंडन भी किया। तो यहाँ अब जो मुकाबला है वह सुशीला डूडी के एक तरफ रामेश्वर डूडी के सिंपैथी के वोट हैं, तो दूसरी तरफ बिहारी बिश्नोई के भाजपा के वोट भी हैं। और उसके 5 साल एमएलए रहते हुए, एक तो सबसे बड़ी बात विनय जी मैं आपको बताऊं कि बिहारी बिश्नोई जो है वो बहुत सहज व्यक्तित्व है और बहुत युवा है। युवा और सहज होने के नाते उसके साथ लोगों के साथ उसका रिश्ता भी है, एक अच्छा रिश्ता है। हालांकि सीट ये सुशीला डूडी के पक्ष में जाती दिख रही है, परंतु अगर जितने वोट कन्हैयालाल झंवर कम करेगा खुद के, उतना बिहारी बिश्नोई को लाभ होगा। अपने 5 नंबर पर खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो क्या आपको लगता है कांग्रेस का इस बार वोट बैंक किसका है, अल्पसंख्यक समुदाय का जो है? तो आप क्या इसमें? देखिए, ये बात उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन सीमांकन हुआ था और खाजूवाला और छतरगढ़ अनूपगढ़ में गए थे। उसके बाद एक लंबा आंदोलन चला और लंबे आंदोलन के बाद एक जगह जब आंदोलनकारी गोविंद राम मेघवाल से मिलने जयपुर गए थे, तब उसने ये जब वो आवेश में आकर के यहाँ तक कह दिया था कि आप वोट बीजेपी को दो तो दे दीजिए। उसी दिन से एक संकेत दूर से मिलने शुरू हो गए थे। खाजूवाला परंपरागत रूप से तो कांग्रेस की सीट रही है जी, परंतु जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसने एक बड़ी रैली करके, बड़ी सभा करके और डॉक्टर विश्वनाथ को समर्थन देने की घोषणा की। उस डर से गोविंद राम मेघवाल को आपके जैसलमेर से जो मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री है, उसको बुलाना पड़ा और उसकी सभा करके और अपने पक्ष में साले मोहम्मद जी को बुला करके और अपने पक्ष में जब उन्होंने फॉर्म भरा था, और वहाँ मेघवाल वोटों को साधने के लिए गोविंद मेघवाल को वहाँ जाना पड़ा जी। तो वो सीट बहुत संकट में है गोविंद राम मेघवाल, और कभी भी ये आपको लग सकता है कि विश्वनाथ मेघवाल इस सीट पे भारी पड़ेंगे। बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 6 नंबर पर बात करें तो इस क्षेत्र में 3 बार कांग्रेस ने अलग अलग प्रत्याशी उतारे हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बीकानेर पूर्व सीट जो है, मुझे लगता है कि या तो कांग्रेस जीतना नहीं चाहती और या कांग्रेस इस सीट को भूल गई है जी। क्योंकि बीकानेर पूर्व सीट में प्रारंभ से ही सिद्धि कुमारी राजतंत्र के नाम पे वोट लेती आ रही है और वर्तमान में यशपाल गहलोत को कांग्रेस ने मैदान में उतारा। यशपाल गहलोत की साफ छवि का व्यक्तित्व है और यशपाल गहलोत के बारे में मतदाताओं में, लोगों में एक बात तो साफ है कि ये भला आदमी है। माने क्या हुए कि दोनों कैंडिडेट अच्छे और भले लोग, भले की श्रेणी में आते हैं। सिद्धि कुमारी भी जो है वो कोई कैनबाज नहीं है और यशपाल गहलोत भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यशपाल गहलोत इतना धनबल खर्च नहीं कर पाए हैं और सिद्धि कुमारी को परंपरागत और आस्था के वोट हैं, राज परिवार के प्रति श्रद्धा भाव के वोट। हाँ, और उन पे यशपाल गहलोत, मुझे नहीं लगता कि एक्चुअली, एक तो क्या यशपाल गहलोत को समय बहुत कम मिला जी। उसका टिकट जो फाइनल हुआ था वो एकदम चुनाव के एन वक्त हुआ था। अगर यशपाल गहलोत को 1 महीने का समय दे दिया जाता तो वो अपनी स्थिति सुधार सकता था।
लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि पिछले 3 कैंडिडेट से कांग्रेस के, उससे यशपाल गहलोत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है ये कहना कि वो परिणाम उनके फेवर में चले। बीकानेर जिले की सबसे चर्चित सीट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र, जिस पे पूरे स्टेट की नज़र भी गड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी को 40 वर्षों का अनुभव रहा है राजनीति का, और बीजेपी ने भी हिंदू कार्ड खुल के खेला है। तो आप क्या समझते हैं? देखो, आपको याद होगा कि अपन ने विनय एक्सप्रेस पे चुनाव पूर्व चर्चा की थी। तब भी मैंने आपको ये कहा था कि जिसका चुनाव प्रबंधन ठीक होगा वे सीट निकाल के ले जाएगा। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र 7 नंबर पे बात करेंगे, जो कि जिले की सबसे चर्चित सीट है। तो इस बार आपको इसमें क्या लगता है कि क्योंकि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है डॉक्टर बुलाकीदास जी गल्ला, उनको राजनीति का लंबा अनुभव रहा है 40 वर्षों के करीब, और भाजपा प्रत्याशी जेठानंद जी व्यास है, वो पहली बार मैदान में हैं, तो कैसे देखते हैं पार्टी ने खुल के हिंदू कार्ड खेला है? देखिए, ये बहुत ही चर्चित सीट भी है जी। 7 विधानसभा क्षेत्रों में वहाँ के मतदाताओं की भी नज़रें बीकानेर पश्चिम पर है जी। और 40 साल के अनुभव में 3 चुनाव हारे हुए भी हैं कल्ला साहब जी। और कल्ला साहब एक चुनाव तो राजनीति के नए खिलाड़ी से हार गए थे जी। अच्छा, है ना। और उसी चरित्र का, उसी लहजे का, उसी आबो हवा का इन्होंने नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। लेकिन आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास राजनीति में हिंदू कार्ड है, कांग्रेस के पास पूरे देश में हिंदू कार्ड की तोड़ में इनके पास कोई अभी मुद्दा इनको मिला नहीं है जिससे कि ये इसको ध्वस्त कर सके। हालांकि ये कहा जाता है कि राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं है, और बीडी कल्ला साहब ने जिस दिन से जेठानंद व्यास को टिकट मिला उस दिन से ये कहना शुरू कर दिया कि मैं सबसे बड़ा हिंदू, उनसे बड़ा हिंदू। तो ये कहने की क्या जरूरत पड़ी? ठीक बात है। बीडी कल्ला साहब ने एक बार ये भी कहा था कि मेरा कोई विकल्प नहीं है, और एक और उन्होंने भी कार्ड खेला, उन्होंने कहा ये मेरा अंतिम चुनाव है जी। तो भरसक प्रयास दोनों तरफ से हुए हैं चुनाव जीतने के लिए। और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि दोनों पार्टियों ने किसी को भी कमज़ोर नहीं कहा जा सकता जी। जहाँ एक तरफ 40 साल का अनुभव, मंत्रिमंडल का अनुभव, राजनीति के कद्दावर नेता के रूप में अनुभव, और एक दूसरी तरफ कल्ला साहब के पास अपने कांग्रेस की और परिवार की लंबी चौड़ी फौज जी। लेकिन बावजूद इधर सामने भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी आरएसएस जी, और दूसरा युवा प्रत्याशी, और तीसरी क्या है कि नवरात्रि पे जो धर्म यात्रा का एक अनुभव इनके पास भी जी है। जी। तो ऐसे में जो मतदान के बाद की स्थिति हमारे सामने आती है, वो जिस तरीके से मतदान हुआ है उस स्थिति में ये कतई नहीं कहा जा सकता कि एक पक्षीय फैसला होने वाला है जी। क्योंकि बीकानेर पश्चिम दोनों कड़े संघर्ष में सीट फंसी हुई है और रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। दावे अपने अपने हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि हम कैसे ही करके सीट निकाल लेंगे जी, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम शॉर्ट जीत निकाल रहे हैं। ये स्थिति जो है वो कमोबेश ऐसी है कि आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। तो ऐसी स्थिति में जो परिणाम है वो 3 तारीख को हमारे सामने आएगा। जी। चुनाव पूर्व जब हमने चर्चा की थी तब आपने कहा था कि भाई जिसका प्रबंधन अच्छा होगा, चुनाव प्रबंधन, वो सीट निकालेगा। तो आज चुनाव के बाद में आप कैसे देखते रहे? स्पष्ट थोड़ा सा आपका आंकलन बताइए कि भाई पश्चिम सीट से कौन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मैंने आपको कहा था, वो आज भी मैं उस बात पे कायम हूँ, चुनाव प्रबंधन अब दोनों का ठीक रहा है जी। अच्छा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि दोनों पार्टियों ने चुनाव लड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है।
मैं ये मानता रहा हूँ कि 40 साल के अनुभव में चुनाव प्रबंधन उनका बड़ा ज़बरदस्त रहता है, लेकिन ये भी कमजोर नहीं इस बार जो इनके पास कमजोरी नहीं, ये चुनाव प्रबंधन बराबर खड़ा रहा है जी। इसलिए ये अपन स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये घोषित कर दें कि ये कैंडिडेट निकल जीत रहे रहा हैं है। ऐसी स्थिति में ऊंट किस करवट बैठेगा ये परिणाम के बाद ही बताया जाएगा। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार एवं राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र जी जोशी। समय समय पर मुलाकात करते रहेंगे। धन्यवाद।